अस्सलाम वालेकुम। रिसेंटली एक मुशाहिदा जो है मेरे मुतालिया में आया कि हमारी जो नौजवान नस्ल है वो अपने फ्यूचर को लेके काफ़ी होपलेसनेस का शिकार है। ठीक है, वो ऑप्टिमिस्टिक नहीं है किसी भी चीज़ को लेकर। कोई काम करने का उनका दिल नहीं करता, कोई काम करने को कहें तो वो आगे से उनका जवाब होता है कि हम क्यों करें, कोई फ़ायदा तो है नहीं इस चीज़ का। तो मैं काफ़ी अर्से से इसकी वजह ढूंढ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, हमारी सोसाइटी के अंदर ये चीज़ इतनी इनकलकेट क्यों कर गई है, ये होपलेसनेस क्यों है इतनी ज़्यादा। तो क्योंकि आप जब किसी चीज़ का इलाज करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उसकी वजह ढूंढते हैं, तो वो वजह मिलेगी तो आप इलाज की तरफ जाएंगे। मैं भी उन वजूहात को ढूंढ रहा था, तो उसी असना में मेरे हाथ ये किताब लगी, हाउ टू स्टे सेन इन एन एज ऑफ डिवीजन, अलिफ शफ़क़ की। ये बहुत अच्छी किताब है। ठीक है, पेंडेमिक के दिनों में लिखी गई और इसके अंदर इवेंट्स को जिस तरह डिस्क्राइब किया हुआ है, जिस तरह एक्सप्लेन किया हुआ है, यूँ लगता है जैसे बिल्कुल आपके नेबरहुड की बातों को ज़ेर बहस लाया जा रहा है। ठीक है, तो बहुत अच्छी बुक है, 96 पेजेस लॉन्ग बुक है और आई विल रिकमेंड एवरीबडी टू रीड इट। ये बहुत अच्छी बुक है, हर किसी को लाजमी तौर पर पढ़नी चाहिए ये बुक। जो इसकी ऑथर हैं आलिफ शफ़क़, वो जो वजह बताती हैं इस बुक को लिखने की, वो कहती हैं कि टुडे वी लिव इन एन एज ऑफ कंटेजियस एंजाइटी। ठीक है, पीपल आर ओवरवेल्म्ड बाय सफरिंग्स, इनजस्टिस, इमोरलिटी। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमें वीक करती हैं, रोकती हैं कि हम प्रोग्रेस करें। ठीक है, और इन सब चीज़ों के होते हुए हाउ टू स्टे होपफुल एंड टू कीप बिलीविंग दैट समथिंग विल वर्क इवेंचुअली। ठीक है, इस चीज़ के मुताल्लिक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं आलिफ शफ़क़ के बारे में, जो कि इस बुक की ऑथर हैं। ठीक है, शी इज़ एन एक्टिविस्ट, राइटर, नॉवलिस्ट एंड पॉलिटिकल साइंटिस्ट। ठीक है, शी इज़ बेस्ट नोन फॉर हर नॉवेल्स। उन्होंने 19 किताबें लिखी हैं, जिनमें से फेमस जो हैं वो हैं 40 रूल्स ऑफ लव, द बास्टर्ड ऑफ इस्तांबुल, हाउ टू स्टे सेन इन एज ऑफ डिवीजन और द 3 डॉटर्स ऑफ एव। ठीक है, उनके मतलब ये मशहूर भी है कि टर्किश में शी इज़ द बेस्ट फीमेल नॉवलिस्ट। उन्होंने न्यूमरस अवार्ड्स जीते हुए हैं अपने वर्क की वजह से और नॉमिनेट भी हुए वो मिलियंस ऑफ अवार्ड्स के लिए। ठीक है, उनके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, जो बड़ा अजीब सा फैक्ट भी कहते हैं, वो ये है कि वो अपने हर नावल में, हर राइटिंग में इस्तांबुल का जिक्र लाजमी करती हैं। अपने डीप कनेक्शन जो है ना उस सिटी के साथ, उसका जिक्र वो लाजमी करती हैं। तो बिल्कुल इसी तरह इस बुक में भी उनका जो स्टार्ट है वो इस्तांबुल से ही होता है। इन सब बातों के बाद अब चलते हैं बुक की तरफ। एक्चुअली जो उसके चैप्टर्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। कहती है कि वी आर ऑल मेड अप ऑफ स्टोरीज़। पेंडेमिक के दिनों में जब लोग जो थे वो कमरों में बंद हो गए थे, घरों में बंद हो गए थे, एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर रहे थे, उन दिनों में बताती हैं कि कितनी नफसी का आलम था और लोग डिप्रेशन में कितना जा रहे थे। इसी को वो बेस बनाकर कहती हैं कि वी आर मेड अप ऑफ स्टोरीज़। तो जब हम अपनी स्टोरीज़ किसी को नहीं सुनाते तो समथिंग विद इन अस डाइज़। तो हमें अपनी स्टोरीज़ बतानी चाहिए, एक दूसरे को सुनानी चाहिए। ठीक है, इसके बाद वो जिक्र करती हैं कि जब हम अलोन फील कर रहे हों तो डू नॉट लुक विद इन, लुक आउटवर्ड्स। यू विल डेफिनेटली फाइंड पीपल हु आर अलाइक यू। उनसे इंटरेक्ट करें, उनको अपनी स्टोरीज़ सुनाएं। ठीक है, उसके बाद फिर वो जिक्र करती हैं कि ये एक साइड है कोइन की कि आप अपनी स्टोरीज़ सुना रहे हैं। डेफिनेटली जब आप स्टोरी सुना रहे हैं तो फिर आपको लोगों की स्टोरी सुननी भी पड़ेंगी, तो उसके लिए भी अपना टेम्परामेंट बनाएं। ठीक, क्योंकि लोग भी आपको स्टोरी सुनाएंगे। दैट्स हाउ सोसाइटीज़ ग्रो। ठीक है, क्योंकि अगर आप सुनेंगे नहीं तो बहुत सारे लोग हैं जो अनहर्ड रह जाएंगे, और जो अनहर्ड रह जाएंगे, ठीक है, वो फिर अच्छे लिसनर्स नहीं बन सकेंगे। एंड व्हेन यू आर नॉट अ गुड लिसनर, यू आर नॉट अ गुड लर्नर, यू विल बी अ पुअर लर्नर। ठीक है, वो ये बात करती हैं, क्योंकि जब आप लर्न नहीं कर पाएंगे, जब आप इवॉल्व नहीं होंगे सोसाइटी के पैरामीटर्स के साथ, तो आप चेंज को रेजिस्ट करेंगे। ठीक है, और ह्यूमंस जो हैं वो कहती हैं कि यूजुअली लर्न थ्रू डिफरेंसेस। आप डिफरेंट वॉइसेस नहीं सुन पाएंगे, जो आपकी वॉइस से कोइंसाइड नहीं करती उनको नहीं सुनेंगे तो लर्न नहीं करेंगे। और ह्यूमंस जो हैं वो लर्न ही थ्रू डिफरेंसेस करते हैं, तो आप लर्न नहीं कर पाएंगे। इसको वो निगेट करते हुए कहती हैं कि हमें ये चाहिए कि हम सोसाइटी के मार्जिन्स तक जाएं। मार्जिन्स वो हैं जहाँ सोसाइटी चेंज हो रही होती है, वहाँ तक जाएं और वहाँ रहने की कोशिश करें, बिकॉज़ सोसाइटी यूजुअली चेंजेस एट द मार्जिन। ठीक है, वो ये बात करती हैं पहले चैप्टर में।
अब आते हैं हम दूसरे चैप्टर की तरफ। दूसरा चैप्टर जो है वो है बिविल्डरमेंट और डिल्यूजनमेंट के बारे में। वो कहती हैं बिहाइंड एवरी पॉलिश्ड बैनर देयर इज़ एंड देयर हैज़ बीन ऑलवेज हॉलोनेस। ठीक है, ह्यूमंस जो हैं वो हमेशा चमकती हुई चीज़ के पीछे भागते हैं और उसके पीछे क्या क्या चीज़ें कार फरमा होती हैं या वो किन चीज़ों के ऊपर बना होता है उसके बारे में बिल्कुल परवाह नहीं करते। ठीक है, वो एग्जांपल्स देती हैं, जैसे डाटा की एग्जांपल देती हैं। वो कहती हैं कि हम इंटरनेट यूज़ करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, हम हर चीज़ें इंटरनेट पे इजीली अवेलेबल है, लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा कि ये डाटा कलेक्ट हो रहा है, ये कहाँ जा रहा है, ये हमारी मर्ज़ी और हमारे कंसेंट के बगैर क्यों कलेक्ट किया जा रहा है? इसके पीछे जब हम बहुत डीप डिग करते हैं तो हमें कन्फ्यूजन मिलती है। लेकिन वो कहती हैं कि कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कन्फ्यूजन हैज़ बिकम अ वे ऑफ लाइफ नाउ। इसी को वो एक और एग्जांपल के थ्रू सॉलिडिफाई करती हैं अपने फैक्ट को। वो कहती हैं कि जिस तरह कोविड ने हिट किया था वर्ल्ड को, तो हमें लगा सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट को हिट किया, लेकिन हमें बाद में पता चला कि उसने तो पॉलिटिकल सिस्टम को भी झंझोड़ा है, उसने इकोनॉमिक सिस्टम को भी स्टार्टल किया है। तो ये कन्फ्यूजन है जो इनकलकेट कर गई हुई है हमारी सोसाइटी के अंदर। ये कन्फ्यूजन जो है वो क्यों आई है? क्योंकि हमने चीज़ों को समझना छोड़ दिया है। वी आर नॉट गुड लर्नर्स। ठीक है, हमने चीज़ों को, जो डिफरेंट वॉइसेस हैं, हमने उनको सुनना छोड़ दिया है। ठीक है, और ये कन्फ्यूजन क्रिएट ही इसी तरह हुई है। वो एक हायरार्की बनाती हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताती हैं कि जब हम सिर्फ उन आवाज़ों को सुनेंगे जो हमसे अलाइक करती हैं, तो हम कभी भी नहीं सीखेंगे, क्योंकि ह्यूमंस लर्न थ्रू डिफरेंसेस। और जब हम उनको नहीं सीखेंगे, नहीं सुनेंगे, तो हमें उनकी समझ नहीं आएगी, और जब हम समझ नहीं आएगी, जिस चीज़ को इंसान समझ नहीं सकते उससे फ़ियर करना शुरू कर देते हैं, और जिस चीज़ से इंसान फ़ियर करे उसको अपना दुश्मन समझना शुरू कर देता है। ठीक है, यही वजह है कि जब जिन चीज़ों को हम समझ नहीं सकते, जिन चीज़ों से हम आशना नहीं है, वो हमें अपने दुश्मन लगते हैं। वो वॉइसेस जो हमसे डिफरेंट हैं वो हमें ट्रेटर्स लगते हैं। ठीक है, इसी को राइटर ने तो नहीं जोड़ा, लेकिन मेरा जो नज़रिया था वो नेहरू रिपोर्ट की तरफ गया 1928 में जो पेश की थी। एग्जैक्टली यही बात मोतीलाल नेहरू ने भी की थी टू नेशन थ्योरी के ऊपर या सेपरेट इलेक्टोरेट के ऊपर, कि हम मुस्लिम्स को क्यों अलहदा कर दें। अगर हम मुस्लिम्स को अलहदा कर देंगे तो फिर हम उनकी कम्युनिटी में नहीं जा पाएंगे, तो हम उनसे डिफरेंसेस क्रिएट हो जाएंगे, फिर हम एक दूसरे से फेयर करने लग जाएंगे, एक दूसरे को एनिमी मानने लग जाएंगे। तो ये बात मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं, जो कि नेहरू रिपोर्ट में थी। ठीक है, तो इसी को बेस बनाकर अलिफ शफा कहती हैं कि इवेंचुअली एट द एंड एक आइडेंटिटी का क्राइसिस है, और लोग इतने ज़्यादा कंफ्यूज हैं हर चीज़ के बारे में, बिकॉज इट हैज़ बिकम अ नॉर्म ऑफ द डे, इट हैज़ बिकम अ वे ऑफ लाइफ, कि वो जो एक बात होती थी कि गुड डेज़ आर अहेड, और ऐसी कोई होप रही नहीं है बाकी। वो जैसा शेर था कि गम न करना, सिर वक्त अच्छा भी आएगा, पीपल आर नो मोर होपफुल अबाउट देयर फ्यूचर एनी मोर। अब आते हैं तीसरे चैप्टर की तरफ। तीसरे चैप्टर में बात करती हैं एंजाइटी की। वो कहती हैं कि वी आर सोशल क्रिएचर्स, और व्हेन वी सी समवन वरीड वी आल्सो गेट वरीड। ठीक है, वी आर कॉन्स्टेंटली वरीड अबाउट आवर एनवायरनमेंट, अबाउट आवर सोसाइटी, अबाउट आवर कल्चर, आवर ग्लोब planet Earth, or about our place in this universe, or our placelessness। ठीक है, हम constantly worried हैं। ठीक है, when we interact with something negative, something mentally challenging, the question is, the challenge is what to do about it। ठीक है, और how to carve out something positive and constructive out of it। और ये जो इंटरमीडिएट स्टेज है कि जब हम कोई चीज़ वर्ड देखते हैं और उससे कुछ पॉजिटिव निकालना होता है, उसके दरमियान वाली स्टेज है एंगर, उसको किस तरह हैंडल करना है। ये है चैप्टर 4। चैप्टर 4 जो है वो एंगर के बारे में, अब उसके ऊपर बात करते हैं, जिसमें वो कहती हैं कि एंजाइटी हमें जब आती है, कंटेजियस एंजाइटी जब क्रिएट होती है, उसको किसी चीज़ कंस्ट्रक्टिव में कन्वर्ट करने से पहले एक इंटरमीडिएट स्टेज है एंगर की। उस एंगर को किस तरह हैंडल करना है वो इस चैप्टर में बताया हुआ है। वो कहती हैं कि जब हम कोई चीज़ देखते हैं, इमोरल, इनजस्टिस या सफरिंग देखते हैं, तो इवेंचुअली हम खुद भी जो है ना एंगर
फील होना शुरू हो जाता है हमारे अंदर भी, क्योंकि हम कुछ कर नहीं पा रहे होते उनके लिए, तो हमारे अंदर एंगर फील होना शुरू हो जाता है। तो इसका हल ये है कि हम जाके स्टैंड करें उन लोगों के साथ जिनके साथ जो सफ़र कर रहे हैं, जिनके साथ इमोरलिटी के एक्ट्स हो रहे हैं, इनजस्टिस हो रहा है जिनके साथ, उनके साथ स्टैंड करें। दूसरी बात यह है कि हम अपनी जो अजम्पशंस हैं स्टीरियोटाइप्स की, उनको एक्सपेंड करें, अपने हार्ट को सॉफ्ट करें। हमारे जो टैबूज़ हैं उनके बारे में जो हमारे व्यूज़ हैं वो इतने एक्सट्रीम ना हो, वो सॉफ्ट हों, ठीक है। तभी हम सोसाइटी को एक पीसफुल प्लेस बना सकते हैं। ये सॉल्यूशंस हैं जो वो एंगर के देती हैं, ठीक है। अब चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ। एपैथी जो है वो कहती हैं कि ये कम्बिनेशन है एंजाइटी का, एंगर का, बिविल्डरमेंट का और डिल्यूजनमेंट का, ये सब का मिक्सचर है एपैथी, ठीक है। जिस तरह सब कलर्स का मिक्सचर है वाइट और हमें वो कलरलेस लगता है, तो एपैथी जो है ना ये भी इमोशनल पैरालिसिस है जो इन सब प्रॉब्लम्स को इकट्ठा करके बनती है, ठीक है। इन सब प्रॉब्लम्स को इकट्ठा कर लें, उनको तेज़ तेज़ घुमाएं, मिक्स करें, तो आप एपैथी की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। जब एपैथी होता है कि आप किसी भी चीज़ के बारे में कोई कंसर्न नहीं रखते, आप कहते हैं कि भाड़ में जाए दुनिया, जो भी हो रहा है होता रहे, मुझे इससे कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है। ऐसे मौके पर आप जो हैं वो चाहते हैं कि सिंपल आंसर्स मिले हमें, सिंपल वे में हमें कोई बता दे कि हमारे साथ ख़राब क्या है, मामला ख़राब कहाँ से हुआ। और कहती है यही वो डेंजर स्टेज है जहाँ जो पॉपुलिस्ट डेमागोग हैं, जो लीडर हैं दुनिया के, वो बार्जिन करते हैं और आपको प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको सिंपल तरीके से बात समझाएंगे, और इवेंचुअली आपको उल्टे रास्ते पर लगाकर अपने पीछे लगा लेते हैं। और इस बुक का आखिरी चैप्टर जो है वो है इंफॉर्मेशन और विजडम और नॉलेज के बारे में, ठीक है। वो कहती हैं कि टू मच इन्फॉर्मेशन इज़ एन ऑब्स्टेकल इन द वे ऑफ ट्रू नॉलेज। इफ़ यू वांट टू कंफ्यूज समवन, गिव हिम ऑप्शंस एंड गिव हिम अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, ही विल बी कन्फ्यूज्ड, ठीक है। उन ऑप्शंस के मुतालिक वो कंफ्यूज हो जाएगा कि क्या चूज़ करूं। यही मामला है इंफॉर्मेशन और नॉलेज का। वो कहती हैं कि नॉलेज जो है ना वो बुक्स पढ़ के और मतलब चीज़ें पढ़ के, देख के, ऑब्ज़र्व करके हासिल किया जा सकता है। द डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड विजडम इज़ कि विजडम जो है ना वो आपके एक्सपीरियंस के साथ अटैच्ड है। जब तक आप किसी चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं करते, आपको विजडम नहीं आती है उस चीज़ की। नॉलेज होता है लेकिन आपके पास विजडम नहीं होती, ठीक है। तो विजडम जो है तब आती है जब हार्ट एंड माइंड आर कनेक्टेड, ठीक है। इमोशनल जो इंटेलिजेंस है वो एक्टिवेट हो जाती है, तब आपकी विजडम आती है। और इसी विजडम को हमने यूज़ करना है एक न्यू स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। इट्स नेवर टू लेट। हमेशा जो स्टार्ट होता है वो किसी चीज़ का एंड होता है, बिकॉज समथिंग मस्ट एंड बिफोर वी स्टार्ट अ न्यू थिंग, ठीक है। तो स्टार्ट जो होता है हमारा हमेशा किसी चीज़ का एंड होता है। तो इट्स नेवर टू लेट, अभी भी लेट नहीं है। वी कैन स्टार्ट, वी हैव द एबिलिटी, वी हैव द करेज एंड वी हैव द टूल्स टू फिक्स इनइक्वालिटीज़, टू चेंज, टू मिनिमाइज डिस्क्रिमिनेशन एंड टू मेक वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। अच्छा, अब आते हैं इस बुक की तरफ। इस बुक में जो सबसे अच्छी बात लगी, जो सबसे अच्छी लाइन थी मेरी फेवरेट थी, वो है कि आखिरी चैप्टर की लाइन है कि ह्यूमंस आर इमोशनल क्रिएचर्स, ठीक है, एंड द वंस हु प्रिटेंड दैट दे आर नॉट, स्पेशली दोज। मतलब कि ह्यूमंस जो हैं वो सारे इमोशनल क्रिएचर्स हैं, और जो कहते हैं ना कि नहीं मैं नहीं हूँ, मैं बहुत सख्त हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ, स्पेशली वो लोग जो है ना इमोशनल क्रिएचर्स होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं, ठीक है। ये मेरी फेवरेट लाइन है इस बुक के बारे में। इस बुक के बारे में जो चीज़ बुरी लगी मुझे थोड़ी सी, जो अच्छी नहीं लगी, वो ये थी कि इसमें मतलब कॉजेज़ को तो डिस्कस किया हुआ बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन कोई खातिर खा रियलिस्टिक सॉल्यूशंस नहीं दिए हुए। सॉल्यूशंस बहुत कम दिए हुए हैं, लेकिन ये भी अच्छी बात है कि चले हमें कॉज तक तो लेके गई है। अब उस कॉज का सॉल्यूशन जो है वो हमने ख़ुद ढूंढना है, हमने स्टार्ट करना है न्यू, तो उसी से हमें सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो दैट्स एंड फ्रॉम माई साइड। आई होप यू विल लाइक द वीडियो, और आप भी बताएं अगर आपने ये बुक पढ़ी है तो आपको इसके मतलब क्या चीज़ अच्छी लगी और क्या चीज़ बुरी लगी।